नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और पहाड़ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। मसूरी से बड़ी खबर है, जहां खाई में कार गिरी। हादसे में चालक समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया है। गंभीर रूप से घायलों को देहरादून रेफर कर दिया गया है और इस हादसे में 2 साल का मासूम भी घायल बताया जा रहा है। खाई में कार गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। चालक समेत 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से 2 साल का मासूम भी घायल बताया जा रहा है। फौरन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती और सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। देहरादून सभी को रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अनियंत्रित कार खाई में गिरी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में एनडीआरएफ आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया है। सूचना मिली थी कि एक जाइलो गाड़ी जो है हनुमान मंदिर के पास खाई में गिर गई थी। इस तत्काल हम पुलिस कर्मचारीगण और आईटीबीपी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस सबको सूचित किया गया और सभी लोग मौके पर आए और सभी घायलों का मौके पर रेस्क्यू किया गया। ये कभी सिविल अस्पताल मसूरी भेजा गया है। पूरे उसमें 7 व्यक्ति थे, जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा था। एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें से जो कार का ड्राइवर था वो सीरियस था, उसको पहले रेफर कर दिया गया है। टोटल इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और 1 छोटा बच्चा है। 1 पुरुष और 1 महिला तो स्टेबल हैं और ये लोग फर्रुखाबाद कायमगंज के रहने वाले हैं। उसमें इनमें से 1 महिला गंभीर है और 2 पुरुष गंभीर है, जिनको कि दून मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच देखने के दौरान हादसा हो गया। दरअसल रेलिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। रेलिंग से पर्यटक गिरा है, माफ कीजिएगा, 15 फीट नीचे डीएसए मैदान में ये युवक गिरा है। हादसे में पर्यटक घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो बड़ी खबर, क्रिकेट मैच देखने के दौरान हादसा हो गया है कि पर्यटक जो है 15 फीट नीचे रेलिंग से गिर गया। डीएसए मैदान में पर्यटक गिरा है। पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। क्रिकेट मैच देखने के दौरान ये हादसा हुआ है। ये फ्लैट ग्राउंड है, मस्जिद के सामने ये ऊपर दीवार बैठा हुआ था कि अचानक नीचे गिर गया। हमें ये पता चला तो हमने जनता की मदद से तुरंत इसको जो है सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इसको चोट लगी हुई है और अब इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। बढ़ते आगे, रामनगर के ज्वालापुर इलाके में वन तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और बेशकीमती लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर फरार हो गए। फिलहाल वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। वन तस्करों ने हमला कर दिया, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। आगे का जो शीशा है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर ये तस्कर फिल्मी स्टाइल में हमला करते और उसके बाद छुड़ाकर चले गए। वन तस्करों ने हमला किया है। देखिए, जानकारी में आया कि ज्वालावन में वन निगम की जो लकड़ी कट रही थी, उस कटान में कुछ व्यक्ति द्वारा जो है लकड़ी चोरी करने का प्रयास किया गया या अवैध पेड़ काटने का प्रयास किया गया है। और वन विभाग द्वारा इस संबंध में अभी कोई लिखित सूचना हमें नहीं दी है और इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर देने पर या सूचना देने पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाम रात्रि के टाइम पर सूचना आई कि वहाँ ज्वालावन वन निगम का जो लॉट है हमारा, उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स लेके पहुंचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटौवा तक पहुंचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमियों की संख्या में औरतें और आदमी आ गए और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए। बढ़ते आगे, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में शासन को रिपोर्ट सौंपी गई। कमिश्नर गढ़वाल ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। गृह विभाग को पूरी घटना की रिपोर्ट सौंप दी गई है। युवाओं पर लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है। कानून व्यवस्था के लिहाज से बल प्रयोग किया गया, यह बात कही गई है। शहर कोतवाली प्रभारी, साथ ही साथ एलयू प्रभारी और चौकी प्रभारी के ट्रांसफर की सिफारिश भी की गई है। जल्द पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई
हो सकती है। तो लाठीचार्ज पर एक्शन देखने को मिल सकता है। किशोर रावत इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, लाठीचार्ज की तस्वीर सबको याद है, आप खुद वहां पर मौजूद थे। न्यूज स्टेट ने एक तस्वीर सबसे पहले दिखाई थी, अब उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ जिक्र किया गया है और क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है, वो भी जल्द? देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ था 9 फरवरी को लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जो लाठीचार्ज को सही बताया है, वजह यही है कि कानून व्यवस्था को जो कानून व्यवस्था खराब हो गई थी उसको रोकना, उसको ठीक करना जरूरी था और ऐसे में जो असामाजिक तत्व थे वो पथराव कर रहे थे, तो लाठीचार्ज को सही ठहराया। लेकिन उसी के साथ वहां पर कुछ चीजें पुलिस की तरफ से फेलियर साबित हुई थी, जिसमें शहर कोतवाली, LIU प्रभारी, चौकी प्रभारी और इसके साथ एक SSI को भी ट्रांसफर करने के सिफारिशें की है। और इसमें पुलिस ने जो पुलिस के पास रिपोर्ट पहुंची है शासन के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि ये मामला था और इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसको लेकर पुलिस ने एक बैठक बुलाई और उसमें संभवतः जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के खिलाफ सिफारिशें की गई है कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन दूसरी बात है कि जो 8 तारीख रात को घटना घटी थी, जिसकी वजह से 9 तारीख को ये घटना उग्र हुई थी और जिसमें छात्र विरोध में आए थे कि उनके जो साथियों को रात को उठाया गया, उसमें अलग से एक जांच की जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि गढ़वाल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसको शासन ने पुलिस विभाग को दे दी है, जिसमें कुछ लोगों को ट्रांसफर करने की सिफारिशें की और जल्द पुलिस पे कार्रवाई करेगी। जी ठीक है किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम धामी ने RK सिंह से मुलाकात की और उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर मुलाकात की है। 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए उनका धन्यवाद किया है। 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। तस्वीर आपके सामने, गुलदस्ता लेकर सीएम धामी, साथ ही साथ उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर ये मुलाकात उन्होंने की। 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्रीय मंत्री ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। RK सिंह और अनिल बलूनी से मुलाकात की 2 तस्वीरें। ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी और अनिल बलूनी भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो 2024 तक 400 मेगावाट का अनुरोध जो है वो किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने RK सिंह से मुलाकात की, उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर बात रखी, अनुरोध किया और 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए धन्यवाद भी किया है। सीएम धामी ने RK सिंह से मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हुई। 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का भी अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पॉजिटिव रिस्पांस इसको लेकर दिया है। इसके अलावा अनिल बलूनी से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। निशांत, मुलाकात हुई, क्या कुछ इस मुलाकात पर रहा? देखिए, अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हुई, तो सबसे पहले उन्होंने 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दिए जाने को लेकर उनको धन्यवाद दिया और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि खासकर गर्मियों के मौसम में जिस तरीके से जो उत्तराखंड में बिजली का इस्तेमाल होता है, उसमें जो अंतर आता है वो 400 मेगावाट का आता है। तो केंद्र सरकार उत्तराखंड को 400 मेगावाट के अंतर को दूर करने के लिए अतिरिक्त जो विद्युत का कोटा उपलब्ध कराए और इसका उन्होंने अनुरोध किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में गर्मियों में जो विद्युत की परेशानी होती है, उसको लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा सकती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री RK सिंह के बीच। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी रहे, जहां उन्होंने बिजली संकट को लेकर मुलाकात की।
बीजेपी ऑफिस में करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है और इस दौरान उन्होंने अनिल बलूनी से भी मुलाकात की है। 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की बात की है और इसको लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को केंद्रीय मंत्री की तरफ से मिला है। बढ़ते आगे 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन होने जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के पूरे मूड में दिख रहा है। कांग्रेस 13 मार्च को ही गैरसैंण में प्रदर्शन और घेराव करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस ने अपने संगठनों को निर्देश भी जारी किया है कि वो गैरसैंण में सरकार का घेराव करने के लिए आए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस समय इतने मुद्दे हैं कि सरकार को घेरने के लिए काफी है। 13 तारीख को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम भराड़ीसैंण विधानसभा का विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है घेराव करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अच्छी शुरुआत है। सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की भरमार है। आपके सामने है बेरोजगार साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। भर्ती परीक्षा में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन नैनीताल में देखने को मिला। भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, ये मांग जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस के ये लोग जो प्रदर्शन पर बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे, हाथ में तख्ती लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा। साथ ही साथ भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो लगातार सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग जो है वो की जा रही है। विरोधी कानून आने के कुछ दिन बाद ही जो परसों कनिष्ठ अभियंता की जो परीक्षा हुई है उसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही, मैं उसको लापरवाही नहीं करूंगा, मैं उसको नकल माफिया और सरकार की मिलीभगत कहूंगा। इनकी मिलीभगत से पेपर लीक कराने के तरीकों को जो अपने प्रिय लोग हैं जिनसे इन्होंने लाभ लिए हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने नए तरीके इजाद करने का काम किया है। क्योंकि जब तक आयोगों की सीबीआई से जांच नहीं कराई जाती, जब तक हाकिम सिंह का असली हाकिम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, तब तक इस प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती। 13 मार्च से 18 मार्च तक भराड़ीसैंण में होने वाले सत्र को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। भराड़ीसैंण में सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलनकारी भी विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर दिवाली खाल के आसपास 11 बैरिकेड तैयार किए गए ताकि बजट सत्र शांति से संचालित हो सके। स्थानीय लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी पहाड़ की जो नारियाँ होती है उनका जीवन काफी कठिन होता है। वो मैं चाहती हूँ कि वो घर तक ही सीमित ना रहे, उनको उनका रोजगार भी मिले। और जैसे समूह भी हम देखते हैं कि लोग कर रहे हैं महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए। मैं चाहती हूँ कि उसमें जो गैरसैंण में जो सत्र चल रहा है उसमें महिलाओं के लिए अच्छा खासा बजट आए, जिससे महिलाएं अपना स्वरोजगार खुद कर सके।
गैरसैंण में बजट सत्र शुरू किया है जो 13 तारीख से होना है। उसमें हम एक चीज ये चाहेंगे कि जैसे महिलाओं के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉलिसियां हों या फिर सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें शुरू करे। जैसे आपदा क्षेत्रों में महिलाएं हैं, अब उनके पास जैसे उनका स्वरोजगार है, आपदा क्षेत्र महिलाओं के लिए उनका स्वरोजगार उनसे छीन रहा है। तो हम सरकार से एक वो कहना चाहेंगे कि उनके लिए कुछ आपदा क्षेत्र वाली महिलाओं के लिए स्वरोजगार हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने घसियारी योजना एक चलाई थी, घसियारी योजना अभी तक ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं है कि वो योजना है क्या। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उन महिलाओं को इंकरेज करें कि वो घसियारी योजना का लाभ लें। एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बजट सत्र प्रस्तावित है। 13 मार्च से 18 मार्च तक यह सत्र चलेगा और इस बजट सत्र को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के सभी लोगों को है। हालांकि ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो घोषणा के बाद जो उम्मीदें थी उस तरह का कुछ जमीन में दिखा नहीं, लेकिन एक बार फिर से जो बजट सत्र प्रस्तावित है तो इस बजट सत्र को लेकर लोगों को बहुत बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि आपदा प्रभावित हो रहा उत्तराखंड के सीमांत जनपद हैं और रोजगार से लेकर और अन्य कई तरह की समस्याओं के समाधान के लिए और जो नई नीतियां बनेगी उसमें किस तरह का बजट का प्रावधान होता है, इन सब को लेकर इस बजट से बड़ी उम्मीद लोगों को है। सुरेंद्र राउत, न्यूज स्टेट, चमोली। चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार अभी से तैयारियों में लगी है। सीएम धामी से लेकर मुख्य सचिव खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी के निर्देश पर शासन प्रशासन एक्शन में है। मुख्य सचिव एसएस संधू खुद अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लेने में लगे हैं। हमारे धामों की कैरिंग कैपेसिटी सीमित है, तो जितनी सीमा तक वो संख्या ले सकते हैं उतने ही प्रत्येक दिन हम यात्रियों को अलाउ करें, ताकि उनका अनुभव भी ठीक रहो। नहीं तो यहाँ आके बहुत ज्यादा धक्का मुक्की मिले। हाँ, संख्या सीमित है, वो आपको अलग से नंबर बता देंगे और उसी के मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको जिस दिन का वो चाह रहे हैं, अगर उस दिन की संख्या पूरी होगी है तो फिर अगले दिन या उसके 2-4 दिन बाद की डेट मिल जा रही है। इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की तादाद और यात्रा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच सीएम धामी भी हर स्थिति तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। वहीं इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। सभी तैयारियां चल रही हैं, तेजी से चल रही हैं और इसके लिए हमारे यहाँ पर 3 बैठकें अभी तक बड़ी हो चुकी हैं और मैं स्वयं भी इन सब की मॉनिटरिंग समीक्षा लगातार मैं भी कर रहा हूँ। और पिछले वर्षों के जो हमारे अनुभव रहे हैं, पिछले वर्ष की यात्रा रिकॉर्ड यात्रा थी जिसमें लगभग 50 लाख लोगों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इस बार जिस प्रकार से अभी से बुकिंग हो गई है, 2 लाख से ज्यादा अभी पंजीकरण हो गए हैं। ये हमारा अनुमान है कि यात्रा पिछले वर्षों से भी बड़ी होने वाली है। इस बार अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शन के लिए खुलेंगे, जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार और 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई मास्टर प्लान के काम प्रभावित हुए हैं। सरकार लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा है। इसके लिए चमोली प्रशासन ने इलाके का निरीक्षण भी किया। नेशनल हाईवे पर बर्फ को साफ कर रास्तों को खोलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ता रुकने का काम जो है फिलहाल हल्का पड़ गया है। लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि जैसे ही मौसम साफ होगा, रुके हुए कामों में तेजी आएगी। रुद्रपुर से खबर है, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है। आवास विकास क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल कंपनी बनाकर 5 करोड़ की ये पूरी ठगी की गई है। कंपनी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आवास विकास क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई है। 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया और कंपनी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उधम सिंह नगर प्रशासन रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर रुद्रपुर में तेजी के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जिला प्रशासन की टीम ने डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक सड़क के किनारे अतिक्रमणकारियों को हटाकर अतिक्रमण ध्वस्त कराया। आपको बताएं कि रामनगर में 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक G20 सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें विदेश से भी शामिल होने के लिए लोग पहुंचेंगे। सभी विदेशी मेहमान पंतनगर एयरपोर्ट उतरने के बाद बाय राइड होते हुए वो रुद्रपुर से रामनगर जाएंगे। हरिद्वार के लोगों ने 7 करोड़ की शराब पी गई है। होली के 2 दिन पहले 4 करोड़ 50 लाख अंग्रेजी और 2.5 करोड़ की देशी शराब जो है वो लोग पी गए। 6 और 7 मार्च को हरिद्वार जिले के 130 ठेकों में जमकर शराब की बिक्री हुई। आम दिनों से दोगुना बिक्री होने के कारण उत्तराखंड राजस्व को काफी फायदा हुआ। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा के मुताबिक होली से 1 हफ्ते पहले विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 26 मुकदमे दर्ज करके 700 लीटर कच्ची शराब और 7,000 किलो लहन जो है वो नष्ट की गई। देसी विदेशी मदिरा की दुकानें जनपद हरिद्वार में, इसमें पिछले होली के 2 दिन पहले 3 दिन पहले से जो बिक्री आई है वो लगभग 2 गुनी बिक्री आम दिनों की अपेक्षा आई है, और जो कि लगभग 7 करोड़ की बिक्री आई है पूरे जनपद में। और इसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास विदेशी मदिरा की, बाकी जो है बियर और देसी शराब की है। और इसका परिणाम ये रहा कि हमने 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें हमने करीब 26 मुकदमे दर्ज किए और करीब 700 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।